Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. Now, we have for a homogeneous Fredholm integral equation with separable kernel. Okay, this is given to us, and there are options. If Fredholm determinant is not equals to 0, then integral equation has only trivial solution, that is x t equals to 0. If Fredholm determinant d is 0, then integral has infinite solution. Okay, तो पहले तो हम देखते हैं होमोजीनियस फ्रीडहॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन. जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? दिस इज homogeneous Fredholm integral equation. ठीक है, with a separable kernel. तो अब हमारे पास फ्रेडहॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन तो है ये. अगर हम स्टेटमेंट को देखें, पहली में हमें नॉन ज़ीरो दिया है, सेकंड में बोला है ज़ीरो है, और उसके पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है. ओके, तो अब देखो जो हमारा ये चीज़ बता रहा है, ये तो कह रहा है कि ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन है. तो जब हमारा नॉन ज़ीरो होगा तो ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, वो तो देखो लॉजिकल बात है ना, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा. तो स्टेटमेंट वन तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर हमारा डी ज़ीरो है तो हो सकता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन हो वो फाइनाइट हो, है ना. फाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो. ऐसे फाइनाइट ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा ही इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. तो है ना, ज़ीरो अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो, इट डजेंट मीन्स कि इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है. हो सकता है कि इसके पास फाइनाइट सोल्यूशन भी होंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें स्टेटमेंट टू रॉन्ग है. एक चीज़ और मैं इसमें डालना चाहूँगी स्टेटमेंट टू में. अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो ज़ीरो दिया है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनफाइनाइट होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट टू इज़ रॉन्ग बट स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट करते हैं. ओके, नाउ अब हमें इसको न्यूमैन सीरीज से निकालना है. हमारे पास VIE दिया है, मींस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास गिवन है. तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं. तो हम न्यूमैन सीरीज पहले लिखते हैं. न्यूमैन सीरीज. ठीक है, इसको वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस. ये 0 टू इन्फिनिटी है और ये x एन t है. ठीक है, जहाँ पे हमारा x नॉट t जो है वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. और x n जो t है वो हमारा, जहाँ पे हमारा n क्या है ग्रेटर देन 1, वो हमारी क्या है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, तो ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रल जो टर्म है इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो
हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में इंटीग्रेशन टर्म को हटा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स नॉट टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी। ठीक है, ये हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आ गई। उसके बाद फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी, जहाँ पे हम x1 पुट करेंगे इंटीग्रल टर्म में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टर्म। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना है एक्स नॉट टी को इंटू इंटीग्रल टर्म, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 टर्म आ जाएगा। x1 इक्वल्स टू दिस t माइनस s x नॉट s d ऑफ s। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं 0 से t माइनस s 1 प्लस s d ऑफ s। सो जब हम इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा t 0 to 1 1 d ऑफ x माइनस 0 to t है ना, s d ऑफ s प्लस t टाइम्स 0 to t s ds माइनस 0 to t स्क्वायर d ऑफ s। ठीक है, तो ये ऑन इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 6 है ना। तो ये तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था। वैसे जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, जनरल फॉर्म आ जाएगी गोज़ ऑन, तो ये आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 6 यस। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई। नाउ अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ बन रही है ये। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ बन रही है किसकी बन रही है, e की पावर t, तो आंसर इज d है ना, e की पावर t से ये पूरी इक्वेशन बन रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये सेट है हमारे पास 2। ओके, तो अगर आप देखो हमारे पास फर्स्ट x जो सेट है वो है 2m प्लस 1 एंड दिस m बिलोंग्स टू z। अच्छा, इसका मतलब ये ऐसा सेट है विच इंक्लूड्स ऑड इंटीजर्स, ठीक है। देन y इक्वल्स टू
2n+3, जहाँ पे n जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर्स को कर रहा है। तो ये सेट ऐसे इंटीजर्स को करेगा जिसमें हमारा 2n+1 आ रही है फॉर्म, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, 2n+1+3 लिख सकती हूँ ना। ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम ही ऑलमोस्ट है ना। इसको मैंने वैसे इस तरीके से लिख दिया। नाउ अगर मैं इस 3 नहीं 1 लिखना है यहाँ पे, तो 3 है, ये 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको k ले लूँ, n+1 को k लिख दूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 2k+1, है ना। 2k+1 हो गया। तो अब आप ये देखो कि अब ये देखो 2k+1 है, ये हमारा और इंटीजर है। तो जो जितने भी हमारे इंटीजर्स y में होंगे, ठीक है, तो उनको हम x की फॉर्म में तो लिख ही पाएंगे, है ना। ये 2k+1 हो गया। तो जितने भी y में आएंगे वो सारे x में तो होंगे ही होंगे। एवरी एलिमेंट इन y इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट इन x में भी होगी। ये तो बड़ा आ गया ना, ये तो ऑड इंटीजर्स आ गया। अब ये 2k+1 हो गया। k क्या होगा आपका, इसमें हमने 1 लिख दिया तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 5 हो गया। मतलब कुछ मिस हो सकते हैं y में, लेकिन जो y में है वो k में x में तो होंगे ही होंगे। तो इट मीन्स कि y एक क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, है ना। y हमारा y क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन जो x में होंगे कुछ, वो इसमें नहीं आएंगे कभी भी, है ना। जैसे अगर हम m की जगह 1 पुट कर 3, x में 3 आएगा, लेकिन y कभी 3 नहीं आएगा, ठीक है। कि एवरी एलिमेंट ऑफ x जो है वो y में नहीं है, बट हाँ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ इन x, तो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ x है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म बना के देखें, तो ये जनरल फॉर्म क्या आ रही है इसकी, -1n+1/n। और हमें पता है ये कौन सी सीरीज़ होगी हमारी, ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़, है ना। ये लेबनिज सीरीज़ बोल सकते हो, या ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। और ये हमारी क्या होती है, हमेशा कन्वर्जेंट होती है ये हमारी। तो ये मतलब कन्वर्जेंट तो है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि हमारी जो ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ होती है वो क्या होती है, ln2 पे हमेशा कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो वैसे आप इसमें ये सीरीज़ भी लगा सकते हो, 1+x, ये क्या होता है, x - x²/2 प्लस x³ प्लस x4/4 माइनस, ठीक है। तो आप 1 पुट कर दो x की जगह, तो ये ln2 की एल आ गई। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है और उसका हमें नाउ अभी आप देखो, ये जो फंक्शन है ये अगर नॉट डिफाइंड है तो x = 1 पे दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है
0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, है ना, 1 पे, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर रहा है। तो अब अगर मेरे पास मान लो 1/1 माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाए, तो ये तो क्या होगा, ये आपका कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना, ये तो आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ये है एस माइ मतलब 1/x 1 यहाँ पे आ गया ना, 1/x, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। तो जो s-1 है वो आपका 1 कभी नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीज़ हमेशा क्या होगी, इसको आपको छोटा ही रखना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को हमेशा छोटा ही रखना पड़ेगा। तो s-1 रखते तो s को आपको 1 से छोटा ही हमेशा रखना होगा। ठीक है, अब अगर हमारा x एट x इक्वल्स टू 0 देखें तो क्या होगा हमारा, तो s-1 दिस, x 0 पे ये 1 आ गया, अच्छा 1 आ जाएगा ना इधर 1, तो मतलब s जो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 1 तो ये कभी नहीं होगा, है ना, और 0 ये हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो 1/x आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप इस तरीके से भी इसकी इंटीग्रेशन करके देख सकते हो। तो 0 तो ये होगा, इसलिए देखो 1 ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हुआ तो 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा, और जो कि हमारी क्या है, डाइवर्जेंट टर्म है। तो एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, तो इसमें ए और बी तो वैसे ही कट होंगे। ठीक है, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी हैव। अब क्या हमें करना है, वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द सेट, है ना, नेचर ऑफ द सेट, इसका नेचर निकालना है हमको मैट्रिक्स स्पेस में। और गिवन है हमारे पास कि जो f एंड g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम x to y। अगर हमें एक फंक्शन ले लूँ hx, जो मेरा दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस दोनों का ले लूँ, तो f और g भी कॉन्टिन्यूस, तो h भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा सर्टेनली। ठीक है, नाउ अब जो मेरा hx है उसको मैं अगर 0 ले लूँ कि हाँ वो उसकी जो प्री इमेज होगी ना, सिंगल सेट अंडर फंक्शन, वो ये होगी। ठीक है, तो h भी कॉन्टिन्यूस है, 0 जो है हमारा क्लोज सेट इन वाई है, प्री इमेज वो भी क्लोज हो जाएगी, है ना, दो हर चीज़, क्योंकि ये तो सिंगल टेंशन है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज, तो क्लोज्ड इज़ द आंसर, इन्वर्स भी क्लोज आ जाएगा इसका। ठीक है, तो x और y मैट्रिक्स स्पेस और कॉन्टिन्यूस होंगे और वो दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब कि वो क्लोज भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।